वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एफएससी क्लासेस पे। दोस्तों, पॉलिटी की जानदार शानदार श्रृंखला के अंतर्गत आज एक नए धांसू वीडियो के साथ आपके बीच में फिर से आया हूं। दोस्तों, मैं हूं योगेश सर, आपके बीच में पॉलिटी के प्रश्नों की श्रृंखला लेके फिर से उपस्थित हुआ हूं। तो आज का टॉपिक है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। जैसा कि आज आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र आज का टॉपिक है। और दोस्तों, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को भी जानने का प्रयास करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारत को आज़ादी देने वाले अधिनियम का क्या नाम था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा 1947 में एक अधिनियम आया जिसका नाम क्या था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसी अधिनियम के माध्यम से भारत एवं पाकिस्तान, कौन से दो राज्य? भारत एवं पाकिस्तान को दो अलग अलग स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देशों का निर्माण किया गया। मतलब इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया? भारत दो इससे देश बने, एक इंडिया बना अपना वाला, एक पाकिस्तान बना, दो देश बने। इन दोनों देशों को अलग करने वाले अधिनियम का क्या नाम था? 1947 का अधिनियम था। इन दो देशों को बनाने वाला अधिनियम भी 1947 का था। भारत को आज़ादी देने वाला अधिनियम भी यही था। मतलब इन तीनों अधिनियम, यही वाला अधिनियम, ये तीनों कार्य किया था। अब इस अधिनियम के बाद, जब इस अधिनियम के बाद दो अलग अलग स्वतंत्र डोमिनियन में भारत एवं पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। अब कुछ अंग्रेज जो थे, जो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर शासन करके हमारे देश से गए, वो कभी भी भारत हित में तो सोच ही नहीं सकते थे। इसलिए जाते जाते उन्होंने एक नाग के दांत बो दिए। नाग के दांत क्या बो दिए कि उन्होंने ये कहा कि जैसे भारत जब आज़ाद हुआ था तो दो तीन तरह की रियासतें थी। एक ऐसी जो गवर्नर के अंतर्गत थी, कुछ देसी थी, और कुछ पे अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण था। तो अंग्रेजों ने कहा कि ऐसी देसी रियासतें मतलब ऐसी रियासत जो राजाओं के अंतर्गत है, वो रियासतें चाहे तो भारत में शामिल हो और चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो। ये उन्होंने उसको स्वतंत्र कर दिया कि जिसमें मन करे उसमें जाके शामिल हो जाओ। अब इसका फायदा उठा के भारत में कुछ रियासतें भारत में शामिल होने से इनकार करने लगी। जैसे कौन कौन सी रियासतें थी? जैसे पहला जम्मू एंड कश्मीर। शासक कौन थे? हरि सिंह शासक थे यहाँ के। हरि सिंह यहाँ के शासक थे। इन्होंने स्वतंत्र रहने का फैसला कर लिया। दूसरी रियासत जूनागढ़, इनका भी फैसला क्या था कि हम आज़ाद रहेंगे। तीसरी रियासत हैदराबाद। अगर आप लोग टीवी देखते होंगे तो हैदराबाद रियासत के इतिहास को लेकर कई राजनीतिक पार्टियां कभी कभी टिप्पणी करती रहती हैं। यहाँ पे किसका शासन था? तो यहाँ पे निजाम का शासन था। अच्छा, अब निजाम ने फैसला ये किया कि हम आज़ाद स्वतंत्र नहीं रहेंगे, हम किसके साथ रहेंगे? पाक के साथ रहेंगे, मतलब पाकिस्तान के साथ रहेंगे। अब दोस्तों, ये भारत है, यहाँ कहीं हैदराबाद रियासत स्थित थी और यहाँ ये एरिया उस समय तत्कालीन पाकिस्तान था। अब अगर ये रियासत पाकिस्तान में शामिल हो जाती तो पाकिस्तान का यहाँ पे कंट्रोल होता, और यहाँ पे कंट्रोल होने का मतलब था पूरा प्रायद्वीपी भारत को डिस्टर्ब करते हैं, ये बार बार डिस्टर्ब करते। उस डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए ये ज़रूरी था कि हैदराबाद की रियासत भारत में ही शामिल हो, ना तो स्वतंत्र रहे और ना तो पाकिस्तान में शामिल हो। अब इन तीन रियासतों ने भारत के तत्कालीन राजनेताओं, या ये कहें कि सरदार पटेल ये नाम या ये व्यक्तित्व, भारत को एकजुट करने वाला सबसे महान व्यक्तित्व, इनके समक्ष एक बड़ी मुसीबत तैयार कर दी कि इन तीनों रियासतों को इसमें शामिल कैसे किया जाए। तो इन तीनों रियासतों को अलग अलग तरीके से इसमें शामिल किया गया। उन तरीकों से प्रश्न बनते हैं, जैसे किस रियासत को कैसे शामिल किया गया था, वो सारे प्रश्न भी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले ये देखते हैं कि अच्छा, कुल रियासतें कितनी थीं। देखिए, जब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए तो भारत के सीमा के अंतर्गत 552 रियासतें थीं। कितनी रियासतें थीं? 552 रियासतें थीं। 552 रियासतें थीं। सारे देसी रियासतें थे, सारे के सारे राजाओं और जमींदारों की रियासतें थीं, जो कुल संख्या में कितनी थी? 552 रियासतें थीं। अब इनको कहीं कहीं देसी रियासत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देसी रियासत भी कहा जाता है। अब इन 552 में से 549 रियासतें भारत में शामिल हो गई। ठीक, अब यही तीन को डिस्टर्बेंस था, या ये कहिए इन्हीं तीन को समस्याएं थी। अब इन तीनों को शामिल करने के लिए अलग अलग प्रकार के हथकंडे भारत के राजनेताओं द्वारा अपनाए गए।
और वो कार्रवाइयाँ या वो तरीके अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप यूपी ट्रिपल एससी का देखें तो वहाँ इस तरह के प्रश्न काफ़ी बने हैं। इन तीनों रियासतों को देख ले, जैसे हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई की गई। क्या की गई? पुलिस की कार्रवाई की गई, मतलब सेना भेज के इसको कंट्रोल में लिया गया। आपको बताएं कि यहाँ के जो निजाम साहब थे ये अपनी जनता को छोड़ के खजाना लेके फरार हो गए थे, खजाना लेके भाग गए थे पाकिस्तान की, पाकिस्तान हमको बहुत सम्मान देगा। अब पाकिस्तान में इनको कोई सम्मान नहीं मिला था और ये अपने मृत्यु तक भारत को याद करते हुए और तड़प तड़प के प्राण छोड़ दिए थे। जो भारत का नहीं हुआ किसी का नहीं होगा यार, जो उसको इंडिया में नहीं जी पाएगा वो कहीं नहीं जी पाएगा। तो हैदराबाद निजाम शासक थे, कैसी कार्रवाई? पुलिस कार्रवाई के द्वारा इनको लिया गया। पुलिस जो कार्रवाई हुई थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन नाम जरूर याद रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ, बहुतों बार। ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत में विलय किया गया। अच्छा, अब जूनागढ़ में क्या हुआ? जूनागढ़ में जनमत संग्रह करा दिया गया, जनमत संग्रह करा लिया गया, मतलब वोटिंग हो गई और यहाँ की जनता इंडिया में रहने के लिए तैयार हो गई। हरि सिंह जम्मू कश्मीर कैसे हुआ? विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके, विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया गया। ये जम्मू कश्मीर वाला मैटर में किसी दिन एक स्पेशल वीडियो लेके जम्मू कश्मीर के पुराने इतिहास से लेके वर्तमान तक के पूरे सिचुएशन को जोड़ने का प्रयास करूंगा। ये वीडियो जल्दी ही आपके बीच में ले आऊंगा, जिसमें आप जम्मू कश्मीर से संबंधित समस्त चीज़ों को बड़े ही अच्छे तरह से समझेंगे। इन तीनों को विलय करने के बाद भारत एक राज्यों का संघ के रूप में स्थापित हो चुका था। अब भारत के जो राज्य थे उनको 4 भागों में विभाजित किया गया। क्या कितने भागों में विभाजित किया? 4 भागों में विभाजित किया गया। तो पहला भाग वो था जो ब्रिटिश गवर्नर के अधीन था। पहला कौन था? जो गवर्नर के अधीन था। किसके अधीन था ये? गवर्नर अधीन, पहला वाला। ठीक, ये तो सीधे सीधे मिल गया था इंडिया को आज़ादी के बाद। दूसरा वो था जो इसमें विधानमंडल के साथ शाही शासन भी था, मतलब राजा शाही भी थे प्लस लोकतंत्र भी यहाँ जन्म ले चुका था। क्या था? लोकतंत्र। लोकतंत्र को आप विधानमंडल समझ लेंगे कि यहाँ विधानमंडल भी था। शाही शासन और विधानमंडल, ये दोनों चीजें थी। तीसरी वाले कौन से थे? तीसरी वाले भाग कौन से थे? अब आप सोचेंगे तीसरी वाले में जो ब्रिटिश मुख्य आयुक्त था, मुख्य आयुक्त के अंतर्गत आने वाले प्रांत थे, मुख्य आयुक्त के अंतर्गत। और चौथे में केवल और केवल एक राज्य को रखा गया था, अंडमान एंड निकोबार। किसको रखा गया था? अंडमान और निकोबार को रखा गया था। अब इस 4 भागों में बांटने के बाद इनको एक साथ लाने की और अलग अलग राज्यों को बनाने की, कुछ की सीमाओं में परिवर्तन करने की एक बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हुई, जो क्रमशः अभी तक चल रही है। अभी तक जैसे अभी कुछ दिन पहले दमन दीव और कुछ एक संघ शासित क्षेत्रों को समायोजित किया गया, वहां तक अभी ये प्रक्रिया स्वतः रूप से चल रही है और आगे भी इसके चलते रहने की पूरी संभावना है। तो इसके ज़्यादा डीप में ना जाते हुए सीधे सीधे जहाँ से प्रश्न बनते हैं वहाँ से इसको देखते चलते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि राज्यों का जो निर्माण था, नए राज्यों के निर्माण के लिए एक कमेटी बनती है। उस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं फजल अली। कौन इसके अध्यक्ष होते हैं? फजल अली। मतलब फजल अली की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाता है जो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित होती है। कभी कभी आपसे परीक्षा में पूछता है फजल अली कमेटी किससे संबंधित है? फजल अली कमेटी किससे संबंधित है? फजल अली कमेटी किससे जुड़ी? तो ये कमेटी किससे जुड़ी हुई है? ये राज्य पुनर्गठन से जुड़ी हुई है। राज्य पुनर्गठन से जुड़ी हुई कमेटी थी जो राज्यों के निर्माण, उनकी सीमाओं के परिवर्तन, किस आधार पर उनका निर्माण हो, इससे जुड़ी हुई कमेटी थी फजल अली कमेटी। इसमें 3 सदस्य थे। 3 सदस्य कौन कौन से? हृदयनाथ कुंजरू, नाम याद रखिएगा जरूर से। इन नामों को विस्मृत बिल्कुल नहीं करना, भूलना एकदम में नहीं है। यहीं से प्रश्न बनेगा, गलती करके आओगे कहोगे बताए नहीं थे। ठीक, इसलिए इसको जरूर याद रखना। और दूसरे कौन थे? के.एम. पनिक्कर। देखिए, अगर अंग्रेजी पढ़ने में या स्पेलिंग में कोई समस्या होगी तो हिंदी में इसीलिए इसको बोल रहा हूं, हृदयनाथ कुंजरू के.एम. पनिक्कर। ठीक, अब इसको याद कैसे करेंगे? फेक, FAK, फेक कमेटी किससे जुड़ी थी? राज्य पुनर्गठन से जुड़ी थी। फेक मतलब फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर। इसको याद रखेंगे। ठीक, फजल अली
और हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर, इन तीनों लोगों के समायोजन से कौन सी कमेटी बनी थी? राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका नाम क्या था? राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक, अब इसमें कितने सदस्य थे बता दिया आपको, कौन कौन सदस्य थे बता दिया आपको। कब बना था? 1953 में बना था। ठीक, अच्छा, अब 1953 में बनने वाले इस आयोग ने जो अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी उसमें इसने साफ साफ शब्दों में कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ना किया जाए, क्योंकि इसका यह मानना था कि भारत इतनी बड़ी गुलामी की जंजीर को तोड़ के आजाद हुआ है, किसी भी तरह से भारत को किसी और तरह से विभाजित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी विभीषिका भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान भारतीय जनमानस ने देखा था। इसलिए इन्होंने ये कहा कि भाषा के आधार पर किसी भी तरह का विभाजन ना किया जाए। इसको याद रखिएगा कि इसने भाषा के आधार पर विभाजन के लिए मना कर दिया था। अब इसके बाद एक और कमेटी बनती है, इसके बाद एक और कमेटी बनती है एस.के. धर कमेटी। एस.के. धर की अध्यक्षता में एक नए आयोग का गठन किया जाता है। इस आयोग का नाम क्या था? भाषा प्रांत आयोग। क्या नाम था इसका? भाषा प्रांत आयोग। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे हैं वहां वो भाषा के आधार पर बनने के लिए मना किया था, या ये भाषा प्रांत आयोग क्यों बन गया? क्योंकि 1953 में जब ये सिफारिश हुई के.एम. पनिक्कर वाले कमेटी की, फजल अली कमेटी की, तो आंध्र प्रदेश ने भाषा के आधार पे विभाजन को लेके आमरण अनशन कर दिया। उस आमरण अनशन की वजह से वहाँ के जो आमरण अनशन के नेता थे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आनंद फानन में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर एक राज्य घोषित कर दिया गया। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश कब बना था? 1953 में बना था। इसके बाद भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? एस.के. धर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। अब इस आयोग ने भी कहा कि भाषा के आधार पर न बना के प्रशासनिक सुविधा के आधार पर इसको बनाया जाए। ठीक, अब फिर से मामला फंसा, तो इस मामले को और ज़्यादा ना बढ़ाते हुए सीधे सीधे इस मामले का समापन करने के लिए एक नई कमेटी बनी, JVP कमेटी। अब इस कमेटी में कौन कौन शामिल था? तो जे से जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। कौन कौन? जवाहरलाल पहले व्यक्ति इसमें शामिल थे। दूसरे व्यक्ति जो इसमें शामिल हुए वो थे वल्लभ भाई पटेल। और तीसरे कौन थे? पटाभी सीतारमैया, P. सीतारमैया। इन तीनों लोगों ने JVP समिति जो बनी ये 1949 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। कब की? 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब इस 1949 के रिपोर्ट के बाद से इन्होंने ये कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा। इसके बाद फिर यही 1953 वाला सीन फिर से आया, विरोध हुआ। ठीक, वहाँ के आमरण अनशन हुआ। पोट्टी श्री राम वल्लू नाम के नेता ने आंध्र प्रदेश के आमरण अनशन किया और उस आमरण अनशन में उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर एक राज्य घोषित किया। इस तरह से भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बन गया। अब देखिए यहाँ से जिस प्रकार के जो अलग अलग राज्यों का कब निर्माण हुआ, कब गठन हुआ, वहाँ से कुछ एक प्रश्न जो पिछली परीक्षा में आए हुए हैं उनको फटाफट देख लेते हैं। जैसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश आपको बताया 1953 में बना था। दूसरा पूछता है नागालैंड कब राज्य बना था? नागालैंड, तो नागालैंड का आप बस सन याद रखेंगे, 1963 में नागालैंड बना था। दूसरा जो आपसे पूछ लेता हिमाचल प्रदेश, अभी पिछली परीक्षा में पूछ लिया था रेलवे वाले एग्जाम में, हिमाचल प्रदेश कब बना था? 1971 में राज्य बना था। गोवा कब राज्य बना था? ये तो आप लोग जानते हो, गोवा सबसे अधिक काल तक गुलामी की जंजीरों में फंसा रहा था, 1987 में बना था। इसके साथ साथ सिक्किम बहुत पूछता है, सिक्किम देख लीजिए, सिक्किम कब राज्य बना था? सिक्किम कब राज्य बना था? तो सिक्किम के लिए सिक्किम 16 मई 1975, ये जरूर याद रखेंगे। सिक्किम गोवा ये दोनों तो 10 से ज़्यादा बार, मोर देन 10 टाइम रिपीट हुआ है, मोर देन 10 टाइम रिपीट हुआ। तो ये चार तो इसमें अतिशय महत्वपूर्ण राज्य रहे हैं। इसमें एक अभी हाल ही से पूछना शुरू किया है, मेघालय भी पूछना शुरू किया है अभी जल्दी से। मेघालय कब बना था? मेघालय 1972 में बना था। दोस्तों इस टॉपिक से जितने प्रश्न अभी तक आपके सामने आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने आपके सामने रख दिया है। अब इस वीडियो के साथ इससे जुड़े कुछ प्रश्नों को फटाफट सीरीज में देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न थे, उनको भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। जैसे स्लाइड को ऊपर कर रहा हूं, 1 सेकंड का धैर्य धारण करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे।
बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस 1 सेकंड रुकिए स्लाइड को सेट करने में जो समय लग रहा है। हाँ, तो दोस्तों देखते हैं, पहला प्रश्न है संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नए राज्य गठन करने का अधिकार प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, ये मैंने आपको बताया ही था। दूसरा, नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें शामिल है? तो संसद में शामिल है, क्योंकि संसद ही नए राज्य को बना सकती है तथा जो राज्य हैं उनके सीमा में बदलाव ला सकती है। नए राज्य बनाने के लिए किस तरह का संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पड़ती है? नए राज्य बनाने के लिए, ये वाला प्रश्न जो है, नए राज्य बनाने के लिए किस तरह के संवैधानिक संशोधन की जरूरत पड़ती है, इसको आप लोग जरूर से याद रखेंगे, जरूर से, क्योंकि यहाँ से कई तरह के प्रश्न आपको कई परीक्षाओं में मिले हैं, इसलिए इस प्रश्न को जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो आप लोग जानते हैं राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारत में कितने संघ एवं संघीय प्रदेश हैं? राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं, ये याद रखिएगा। अभी 2-3 बदले हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाएगा। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखिएगा। 28 और 9 याद रखिए, आप अपने आप अंदाजा लगा लेंगे कौन सा राज्य है और कौन सा राज्य नहीं है। अगला प्रश्न क्या है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया है? राष्ट्रीय राजधानी से तात्पर्य एनसीआर। इसी एनसीआर के तर्ज पर यूपी में भी बनाया जा रहा है एससीआर। तो एनसीआर में राष्ट्रीय राजधानी को एनसीआर कब बनाया गया? 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा इसको राष्ट्रीय राजधानी में शामिल कर लिया गया। सिक्किम वाला मैंने अभी आपको बताया ही। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड क्योंकि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ इसलिए कहीं ना कहीं ये जरूरी हो जाता है, इसका डेट याद रखेंगे, 9 जनवरी सन 2000, 9 नवंबर सन 2000 को इसका गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश के कुछ पहाड़ी जिलों को काट के एक नए राज्य का निर्माण किया गया, जिसका नाम उस समय उत्तरांचल था, बाद में इसका नाम परिवर्तन करके उत्तराखंड कर दिया गया। और यहाँ के मुख्यमंत्री थे एनडी तिवारी, वो यूपी और बिहार। नाम याद रखिएगा, नारायण दत्त तिवारी, वो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। 10वें प्रश्न पे आते हैं, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो मैंने इसको आपको बताया कि 1953 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। क्यों गठन हुआ था? क्योंकि जेवीपी समिति जो बनी थी उसने भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए मना कर दिया, जिससे श्री राम वेपुल्लू आंध्र प्रदेश के एक नेता थे, उन्होंने आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया। काफी दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से जन आंदोलन ना हो जाए और किसी तरह के जन जान माल की हानि ना हो, उससे बचने के लिए कांग्रेस ने तात्कालिक आधार पर आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर एक राज्य घोषित कर दिया गया और इस तरह से आंध्र प्रदेश भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बन गया। तो इसको आप याद रखेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये जो फटाफट सीरीज आपके लिए ले आए हैं 10 प्रश्नों का, उम्मीद करता हूं कि इन 10 प्रश्नों और उस लेक्चर से आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी मदद मिली होगी। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें, अपना प्यार स्नेह हमारे चैनल पर बनाए रखें। जैसा कि कल की वीडियो में आपसे निवेदन किया था कि बरसात के मौसम को ऐसे बेकार ना जाने दें, वृक्ष लगाएं, पर्यावरण को हरा भरा रखें और आने वाली ग्लोबल वार्मिंग जैसे बड़ी विभीषिकाओं से अपने पृथ्वी को बचाएं। और इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब तो जरूर करें दोस्तों। आपका एक शेयर किसी सुदूर गांव में बैठे वाले आपके दोस्त को या 1-2 नंबरों से परीक्षा में रुकने वाले आपके दोस्त को सफल बना सकता है। आपकी सफलता, आपके दोस्तों की सफलता के लिए हमारा चैनल हमेशा आपके लिए तैयार है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। FSC चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।